जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है 12th बैच फिजिक्स सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड, दोनों के बोर्ड हम इसमें कराने वाले हैं। और आज लेकर आए हम आपके लिए टर्म सेकंड का एक बेहतरीन सा टॉपिक। इसमें टर्म फर्स्ट भी हम आप लोगों को कराएंगे, लेकिन फिलहाल टाइम कुछ निकल चुका है, इसलिए सबसे पहले हम टर्म टू के जो चैप्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं। इसके बाद हम टर्म फर्स्ट की ओर वो लेकर के चलेंगे, ठीक है। बाकी बीच बीच भी हम सेशन लगाते रहेंगे मैराथन की फॉर्म में, आपको टर्म फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो देखें जरा, आज लेकर आए हमें एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे आपसे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। पहली डिमांड टर्म सेकंड की थी, तो टर्म सेकंड के क्वेश्चन ही हम लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। चैप्टर्स जो हम आपको कराएंगे इनको कंप्लीट करा लेने के बाद या बीच में भी हम टर्म फर्स्ट के चैप्टर्स आपके ऐड करते रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है आपका, ठीक है, पोटेंशियल है, कैपेसिटर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, बाकी ईएम वेव्स है, अल्टरनेटिंग करंट है, वो हम आपको एक्स्ट्रा में अलग से कराएंगे, ठीक है। क्योंकि उसका टाइम थोड़ा निकल चुका है और हम भी लेट हो गए हैं थोड़ी सी वीडियोस को बनाने में। तो पहले हम टर्म सेकंड का जो फिलहाल आपके स्कूल कॉलेजेस वगैरह में चल रहा है, फिलहाल टर्म सेकंड पहले उसको हम कंप्लीट कराने का काम करेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए, अब वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स होता क्या है। देखिए, ऑप्टिक्स और वेव दो चीजें यहाँ पर कनेक्टेड की गई हैं आपस में। ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स वर्ड हमने सुना था पहली बार 10th क्लास में, ठीक है। लाइट यानी लाइट को ही हम ऑप्टिक्स बोला जाता था वहां पर, ठीक है। और इससे पहला यूनिट भी रे ऑप्टिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके बाद मैं वो कराऊंगा आपको, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स का मीनिंग यहाँ पर तो प्रकाश की किरणों से हो जाता है, रेज के बारे में जिसमें हम बात करते हैं, रेज के फंक्शंस की बात करते हैं। अब ये ऑप्टिक्स वेव के बारे में कैसे यहाँ पर आ जाती है, इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। देखें जरा, अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स क्या क्या डिफाइन करता है देखेंगे जरा। इट इज डिस्क्राइब a relation between a wave and a ray, ठीक है। यानी ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये रे कैसी है, रे ऑफ लाइट, ठीक है, इसको कंप्लीट लिख लेंगे आप, अरे ऑफ लाइट, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स क्या काम करता है, सीधी सी बात कर देते हैं कि लाइट की जो रे है उसके बीच में और जो वेव चलती है उन दोनों के बीच को आपस में कनेक्टेड करता है, चाहे वो ट्रांसवर्स फॉर्म में हो चाहे वो अलग फॉर्म में हो। समझ में आ रही है, फॉर्म अलग हो सकती है लेकिन काम हमारा क्या होगा, वेव को और रे को दोनों को आपस में कनेक्टेड करने का काम कौन करता है, वेव ऑप्टिक्स करता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स, अब वेव ऑप्टिक्स ने यहां पर क्या बात कही है, वेव ऑप्टिक्स ने बात कही है क्या कि भैया जो लाइट है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ बात समझ में आ रही है, क्या बात बताई गई है कि जो लाइट होता है वो क्या होता है, एनर्जी की एक फॉर्म ही होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और जो ट्रेवल कहां पर करता है, which travels through in any medium। क्लियर बात समझ में आ रही है, जो ट्रेवल करता है कहां पर, किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अकॉर्डिंग टू द वेव ऑप्टिक्स, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और किसी भी मीडियम में कैसे मोशन करता है, एज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ये क्या करता है, ट्रेवल करता है किसी भी मीडियम के अंदर। क्लियर बात समझ में आ रही है, यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई थी, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक नोट डाल लेंगे आप और नोट में एक बात लिख लेंगे आप, देखेंगे जरा, द स्पीड ऑफ लाइट always depends upon the
नेचर ऑफ मीडियम, यानी लाइट किस मीडियम के अंदर एंटर कर रही है या किस मीडियम से एग्जिट हो रही है या कहां पर एंटर हो रही है, ये स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है उस मीडियम की नेचर के ऊपर कि उस मीडियम की नेचर क्या है। क्लियर बात समझ में आ गई? ये बात आप यहां से याद रखेंगे। चले जा रहे हैं इससे आगे की कुछ बातों को स्टार्ट कर देते हैं जो वेव ऑप्टिक्स में बात इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन क्वेरी भी आपका बनता है। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कुछ बढ़िया बढ़िया टॉपिक इसके अंदर आने वाले हैं स्टार्टिंग से ही जो यहाँ पर मिलेंगे हमको और जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अगर आप नंबर 2 पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस 12th, ठीक है, के नाम से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, वहां इसकी टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं, बाकी कोई फिगर या डेरिवेशन आए तो उसको आप याद रखने के लिए चीजों को बना सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, तो देखेंगे जरा अगर हम यहाँ पर बात करें। अच्छा, न्यूटन्स ने भी एक थ्योरी दी है अपनी, कुछ बात समझ में आ रही है वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड। ठीक है, थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो न्यूटन्स ने यहाँ पर क्या क्या बताया। अच्छा, न्यूटन की जो ये थ्योरी है इसने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह, रिफ्रैक्शन, इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दी है, बस हमको वेव से रिलेटेड बातें बताई हैं, यानी ऐसे बातें बताई हैं जो वेव को कनेक्ट कर लेती हैं रे से। ठीक है, तो देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग हम और बात करें, in 1675 न्यूटन represent its theory। देखेंगे जरा आगे। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी, ठीक है, न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या क्या थ्योरी यहां पर दी गई थी कॉर्पस के फॉर्म में, ये हमको यहां पर बताना है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि सिलेबस में, इसलिए हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसकी हमको होनी चाहिए। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन यहां से बनता नहीं है। क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट बनेगा वो या तो इंटरफेरेंस के मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर बनेगा, ठीक है, या इंटरफेरेंस की किसी भी थ्योरी से रिलेटेड बनेगा, या फिर बच्चों यहां पर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो सीधा सीधा एग्जैक्ट बनेगा किसके ऊपर, हाइगेन्स के ऊपर, है ना, हाइगेन्स के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर बनेगा। ठीक, उससे अलग कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो न्यूटन्स की अगर हम बात करें तो न्यूटन्स ने यहाँ पर क्या क्या बताया, देखिए जरा, इन्होंने बताया कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स which are called corpuscular। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट हम इसका लिखेंगे। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई, समझ में आ रही है बात? ठीक है, और याद रखना ये जो पार्टिकल्स हैं ये इमिट्स किए जाएंगे किसके द्वारा, ये इसमें लिख लेंगे आप, these particles emits by only luminous body। ठीक है, ये luminous इफेक्ट है, जितने भी अपने आप लाइट को प्रोड्यूस करने वाले पार्टिकल होंगे उनके अंदर से ये कॉर्पस्कल्स निकले और एमिट्स होंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद न्यूटन ने क्या बताया, ध्यान रखेंगे आप, ये बात बताई यहां पर, दीज, ये जो टीनी पार्टिकल है, आर ट्रेवल इन एनी मीडियम, इसमें ऐसा लिखेंगे आप, विद
द स्पीड ऑफ लाइट, यानी जितने भी पार्टिकल के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ये सारे के सारे पार्टिकल जो है वो याद रखना। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये सब जनरेट होंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए जरा अब इसमें एक बात लिखेंगे आप, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही है बात? क्या एक्सप्लेन करती है थ्योरी? रिफ्लेक्शन, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के साथ साथ एंड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इस बात को भी रिप्रेजेंट करती है ये थ्योरी। इस थ्योरी का हम पॉइंट्स लिख रहे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं कई बार। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसमें आप याद रखें स्पीड ऑफ लाइट, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम is more effective than in rare medium। कुछ बात समझ में आ रही है भैया आपको? कुछ क्लियर समझ में आया? पॉइंट नंबर 4 में क्या बात बताई गई है? पॉइंट नंबर 4 में ये बात बताई गई है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वहां पर डेंसर मीडियम के अंदर, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी किसमें? मोर देन द रेयर मीडियम। रेयर मीडियम से ज्यादा इफेक्टिव किसमें होगी? डेंसर मीडियम में होगी। इतनी बात क्लियर रहेगी, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अच्छा ये बात इसमें यहाँ पर ये कंफर्म बात बताई गई है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर इफेक्टिव देन इन रेयर मीडियम। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बट according to this Newton's corpusculus theory, it is incorrect। कुछ क्लियर बात समझ में आ रही है? ये बात हमने कंफर्म लिखी होगा, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्यूटन्स की कॉर्पिकल्स थ्योरी है, ये बात क्या करी गई यहाँ पर? इनकरेक्ट साबित की गई है, प्रूफ की गई है कि ये इनकरेक्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो याद रखना ये सबसे बड़ा इफेक्ट था। सो दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। समझ में आ रही है बात? इस थ्योरी को क्या कर दिया गया था? रिजेक्टेड किया गया था। इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर, रिजेक्टेड। क्योंकि कंफर्म बात क्या थी? ये वाली, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर इफेक्टिव देन द रेयर मीडियम। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात गलत बात बताई गई थी। ठीक है, तो ये जो आपकी थ्योरी है ये कैसी हो जाती है? रिजेक्टेड हो जाती है। क्लियर बात समझ में आ रही है? एक बार फिर दोबारा से देख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया? लाइट कंसिस्ट ऑफ टिनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड कॉर्पस्कुलस। सेकंड बात बताई गई है, these corpuscles are travel in any medium with the speed of light। ठीक है, थर्ड बात क्या बताई न्यूटन ने? this theory could explain reflection and rectilinear propagation of light। ये इस बात को प्रूफ करती है, ना कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को। समझ में आ गई बात? केवल रिफ्लेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी बात क्या बताई गई है? स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर इफेक्टिव देन इन रेयर मीडियम, बट अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन्स कॉर्पिकल्स थ्योरी इट इज इनकरेक्ट। ये कैसा था सब कुछ? ये इनकरेक्ट था। सो दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ये क्या कर दी गई? रिजेक्टेड कर दी गई थ्योरी। ये बात याद रहेगी आपको। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही है? इसको आगे लिख लेंगे, दिस थ्योरी could not explain this theory could not explain interference और diffraction। क्लियर बात समझ में आती है? ये 5 पॉइंट आपके यहाँ पर हो जाते हैं न्यूटन्स थ्योरी के। इतनी बात क्लियर हो जाती है? समझ में आ रही है?
ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ये 5 के 5 पॉइंट हो जाते हैं आपके न्यूटन्स कॉर्पिकल थ्योरी के ऊपर, ठीक है। और ये थ्योरी रिलेट करती है लाइट से रिलेट करती है, लेकिन इस थ्योरी में बहुत सारे मिस्टेक्स होने के कारण इसको रिजेक्टेड कर दिया गया था। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, रीजन क्या था इसको रिजेक्ट करने का, ये मैंने आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 4 में क्या बताया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर इफेक्टिव देन इन रेयर मीडियम, बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ न्यूटन कॉर्पिकल्स थ्योरी इट इज इनकरेक्ट। ये बात इनकरेक्ट यहाँ पर प्रूफ कर दी गई थी। समझ में आ गई बात। तो अगर आपसे रीजन पूछा जाएगा कि ये बात प्रूफ क्यों नहीं की गई थी, तो इसका रीजन आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 होगा, इसका आंसर होगा। समझ में आ गई बात, इतनी बात क्लियर है। चलिए इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चले भैया ये क्लियर हो गया, देखते हैं इससे आगे की बात को स्टार्ट कर देते हैं। क्या बात बताइए इससे आगे। देखो नेक्स्ट बात स्टार्ट कर देते हैं। अब आ जाता है हमारा हाइगेन्स, ठीक है। यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल भी किए जाते हैं, ठीक है, जिनको मैं एक्सरसाइज जब आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहां से हमारे बनने वाले हैं, ठीक है भैया। बस एक ही बात ध्यान रखना, जो 10th के बैच में भी मैंने आप बताया है, 10th के बैच में भी मैंने ये बातें बताई थी, और यहाँ पर भी मैं इसको एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। दोस्तों आपको घर से कुछ काम यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, कोई होमवर्क मेरी इस बेहतरीन सी क्लास में नहीं मिलेगा आपको। केवल आपको डेली बस एक ही काम करना है, अपना रूटीन बना लेना है, और जितना भी डेली काम मैं आप लोगों को कराऊंगा वो टोटल का टोटल वर्क आपको लर्न हो जाना चाहिए। यानी कि जब आप आएंगे कल की क्लास में, तो आने से पहले आपको जितनी भी क्लासेस पीछे हो चुकी हैं या जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो सब चीजें आपके माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तभी पढ़ने में और पढ़ने में दोनों में मजा आएगा, मुझको पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आएगा। समझ में आ रही बात। चलिए अब बात करते हैं अपने एक बेहतरीन सा सवाल हमारी वेट कर रहा है, तो उसको ज्यादा वेट ना करें, आगे चलते हैं, अपनी बात को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट बात हम स्टार्ट करेंगे। Huygens theory of secondary wavelets। ठीक है, समझ में आ रही है बात। हाइगेंस की थ्योरी क्या थी लाइट के बारे में, ये हमको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। अच्छा हाइगेंस की बात करें तो हाइगेंस कौन थे, तो याद रखना इन 1678 में डच साइंटिस्ट कौन थे, हाइगेंस। एक्सप्लेन हिज थ्योरी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इन्होंने अपनी एक्सप्लेन की थ्योरी, और थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें बताई थी, इन्होंने क्या क्या बताया। देखो इन्होंने ये बात बताई, सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, लाइट ट्रेवल्स एज अ फॉर्म ऑफ वेव। फर्स्ट बात तो इन्होंने ये बताई कि लाइट जो है जब ट्रेवल करती है, लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो कैसे ट्रेवल करती है, वो वेव की तरह ट्रेवल करती है। जैसे एक वेव ट्रेवल करती है, बिल्कुल ऐसे ही लाइट भी आपका आने जाने का काम कंप्लीट करता है। क्लियर बात समझ आ रही है, ठीक है। इससे आगे क्या होता है, इससे आगे इसमें बात बताइए, दीज वेव लाइट्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि ये जो पार्टिकल हैं, जो वेव हैं, ये सारे की सारी डायरेक्शंस में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। और कैसे ट्रेवल करती हैं, याद रखना, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये बात भी यहां पर कंप्लीट कर दी गई, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसी वेलोसिटी से ये भी वेव्स जो है क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। क्लियर बात समझ में आ गई, सही है बात। चलो जी आगे की अगर हम बात करें, देखेंगे ना, द वेव्स ऑफ लाइट
of different colors have different wavelength। ठीक है भैया, ये बात भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है कि वेव्स ऑफ लाइट की जो वेव है अगर उनके कलर डिफरेंट है, समझ में आ रही है बात, तो क्या हो जाती है उनकी वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। क्लियर बात, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए जरा इससे आगे की बात कर लेते हैं। देखिए भैया नेक्स्ट बात अगर हम करें यहां पर देखेंगे जरा, आप यहां पर इसको नोट कर लेंगे आप, वेव थ्योरी रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ, जो यहां की वेव थ्योरी हम एक्सप्लेन करेंगे वो किसका कंसेप्ट हमको यहां पर रिप्रेजेंट कराएगी, वेव फ्रंट का। इसको मैं बताऊंगा अभी ये क्या होता है ना, अगला टॉपिक हमारा यही आएगा। फिलहाल आप एक नाम समझ लेंगे कि वेव फ्रंट हमको एक नेम दिया गया है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या बात बताई गई है, वेव थ्योरी रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। वेव थ्योरी जो है यहाँ पर हाइगेंस के द्वारा हाइगेंस के अकॉर्डिंग जो वेव थ्योरी हमको दी गई है वो वेव थ्योरी क्या रिप्रेजेंट कराती है, कंसेप्ट रिप्रेजेंट कराती है वेव फ्रंट का। क्लियर बात समझ में आ जाती है, इतनी बात क्लियर है। चले जरा इससे आगे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या बन जाती है हमारी, इतनी बात क्लियर है। तो ये पॉइंट्स हमने लिखा दिया आपको हाइगेंस की थ्योरी के, समझ में आ रही है बात, ठीक। चले इससे आगे की बात को हम देख लेते हैं, इसको जल्दी से एक बार आप रिवाइज कर लें, फिर अगला टॉपिक मैं आपको कराता हूँ। इससे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं चले भैया, इतनी बात समझ में आ रही है। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है आपको और मेरा कॉम्बिनेशन बनने में, लेकिन अगर एक बार कॉम्बिनेशन बन गया तो आप समझिए आपकी जो जीत है वो बहुत नजदीक आपको दिखाई देगी। ये मेरा वादा है आपसे, इस बात को बिल्कुल ना भूलिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये आज की हमारी पहली क्लास है और मेरा जो टारगेट है यहाँ की क्लास में वो आप ऐसा समझ के चलें कि 100/100 में से मेरा टारगेट मैं अपना लेकर के चलूंगा। असर्शंस, रीजंस, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू सब कुछ आपका इस क्लास में होने वाला है। बस थोड़ा सा आज स्टार्ट है तो इसलिए थोड़ा सा आराम से मैं ये चीजें आपको समझा रहा हूँ। आगे आने वाले टाइम में स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी, है ना, क्योंकि देखो हम थोड़ा सा लेट मिलना हुआ है आपको और मेरा, तो कुछ ना कुछ तो हमको यहाँ पर कुछ अलग डेवलपमेंट करना पड़ेगा जिससे कि चीजें क्या होंगी, ज्यादा जल्दी से मॉडिफाई हो जाएंगी, ठीक है, और उतनी आसानी आ हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास केवल फिजिक्स है, लेकिन बच्चा आप लोगों के पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटी है, बीएसटी वाली है, ठीक है, बीएसटी है आपके पास, और बाकी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है, पीसीएम और पीसीबी वालों को तो टाइम ही नहीं है, समझ में आ रही है बात। तो सारे टाइम को मैनेजमेंट करने के हिसाब से मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि 90 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, 45 और 45 को हम डिवाइड कर लेंगे, जिनमें से 45 हम पूरा कंप्लीट करके थ्योरी को देंगे, समझ में आ रही है। और वो 45 डे यहाँ पर काउंट हो जाते हैं आज से, आज इस वीडियो से 45 डेज स्टार्ट हो जाते हैं, समझ में आ रही है बात। बाकी बचे हुए 45 डेज में हम सैंपल पेपर वगैरह लगाएंगे, समझ में आ रही है बात। एक चैप्टर को 3 दिन है, 3 दिन से ज्यादा उस चैप्टर को नहीं देना, ये बात याद रखना, मैंने ही आपको इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी, ठीक है, भूलिएगा नहीं। चले समझ में आ गया भैया, देखें जरा आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, अब एक नाम आया था वेव फ्रंट, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, है ना। देखें जरा, एक नाम यहां पर आया है वेव फ्रंट, देखेंगे वेव फ्रंट, भैया हिंदी वाले याद रखेंगे, इसको बोलेंगे तरंगागर। क्या बोलेंगे इसको, तरंगागर, ठीक है। तरंगागर क्या होता है, अगर हम यहाँ पर बात करें किसी भी माध्यम के कण जो कंपन करते हैं उनके कंपन से, मैंने क्या बताया, किसी भी माध्यम के कण अंदर जो कण पार्टिकल्स होंगे उनका जो वाइब्रेशन होगा, जो उनके अंदर कंपन होगा, उससे जो वहां पर क्या होगा, एक अन्वलोक पैदा होगा, एक दूसरा फॉर्म पैदा होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, तरंगागर बोलेंगे, यानी कि वेव फ्रंट बोलेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, आप इसको लिखेंगे आप, इट इज डिफाइंड
एज द, देखो अब यहां पर क्या होगा, मैंने क्या बताया, सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी। समझ में आ रही बात, बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, समझ में आ रही बात, बॉडी पार्टिकल्स ऑफ बॉडी ने लिखे, ऑफ मीडियम लिखे, ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है भैया। इट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम, ठीक है। इसमें लिख लेगा विच आर वाइब्रेटिंग एट अ सेम प्लेन। कहने का मतलब ये, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, यानी कि जब भी कोई पार्टिकल वाइब्रेट होता है ना, तो आप ऐसा समझ के चलें कि उसके सराउंडिंग एरिया में क्या होता है, कुछ वेव्स उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। समझ में आ रही है बात, जो नई वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं उन्हीं को हम नाम दे रहे हैं वेव फ्रंट, यानी कि तरंगाग्र जिनको हमने बोला है। फिर दोबारा से सुनेंगे, इट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ a medium which are vibrating at a same plane, सेम प्लेन होना चाहिए, आर वाइब्रेटिंग होने चाहिए पार्टिकलों के, और सबका लोकस कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल, सारे पार्टिकलों का लोकस एक ही पॉइंट है, सेंटर। समझ में आ रही है बात, ये सेंटर है। क्लियर बात समझ में आ रही है, तो क्या हो गया, सारे के सारे पार्टिकलों का लोकस एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही। अगर टाइप की यहां से बात कर ले, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। देखेंगे अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है भाई। वेव फ्रंट के जो टाइप है वो 3 टाइप है, याद रखना। क्या क्या बताया मैंने, 3 टाइप है। एक तो है भैया स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। दूसरा सर्कुलर वेव फ्रंट है। क्लियर बात से, तीसरा आ जाता है प्लेन वेव फ्रंट। अरे बस ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। क्लियर बात समझ में आ रही। अब इन तीनों के बारे में बात कर लेंगे, ये तीनों होते क्या क्या है, ठीक है। देखना जरा, सबसे फर्स्ट हेडिंग अगर हम डालें यहां से, देखो भैया स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है। अगर हम बात करें तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, अगर इसके बारे में हम यहां पर एक्सप्लेन करें, देखेंगे जरा। When the source of light, यानी कहने का मतलब ये है, जितने भी लाइट का सोर्स हो, है ना, वो सारा का सारा क्या हो जाए, इज अ पॉइंट सोर्स, यानी एग्जैक्ट पॉइंट हो जाए उस पॉइंट के सराउंडिंग, जैसे मैंने बताया पर ये एग्जैक्ट पॉइंट हो गया। समझ में आ रही है बात। और इस पॉइंट के एग्जैक्ट चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में क्या हो जाए, सारे के सारे पार्टिकल, ये लो जी, ये इसका डायग्राम हो गया। आ रही है बात समझ में। तो ये सारे के सारे जितने भी पार्टिकल होंगे लोकस पॉइंट के सराउंडिंग एरिया में, ये सारे के सारे मोशन करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इससे जो वेव फ्रंट बनेगा, इट्स कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट।
कुछ क्लियर बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि स्फेरिकल से मतलब है क्या, है ना? नाम से भी पता लग रहा है, स्फेरिकल यानी कि गोल। ऐसे ही आप इसको याद रखेंगे। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होंगी। क्या बताया गया? स्फेरिकल वेव फ्रंट, देखो नाम से पता लग रहा है स्फेरिकल, गोला बन रहा है। कहने का मतलब ये है व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स, एक तो पॉइंट सोर्स होना चाहिए, द वेव फ्रंट इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर दो चीजें होती है। क्या चीजें होती है? एक तो होता है एम्पलीट्यूड, एक तो होता है एम्पलीट्यूड और एक होता है इंटेंसिटी। आ रही है बात समझ में? हर पॉइंट के अंदर दो बातें पूछी जाएंगी आपसे। आगे बात समझ, जैसे एम्पलीट्यूड होता है तो एम्पलीट्यूड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो रिवर्स हो जाता है आर के, या एग्जैक्ट ये फॉर्मूले टाइप आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? और इंटेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाती है। ये दो क्लू पॉइंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट के जो आपको याद रखने हैं। समझ में आ रही है बात? क्या बताया मैंने आपको? फिर दोबारा ध्यान देंगे आप। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स, द वेव फ्रंट इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट का एम्पलीट्यूड कितना होता है? ए प्रोपोर्शनल, ए रिवर्स होता है आर के, और इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के, यानी ए के। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट चलता है हमारा, देखेंगे इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए सेकंड आ जाता है हमारा स्फेरिकल। अच्छा ये सर्कुलर गलत हो गया, सर्कुलर नहीं है, सिलेंड्रिकल है। सर्कुलर स्फेरिकल तो एक ही हो जाएगा, है ना? तो देखें अगर हम बात करें सेकंड वाले की, सिलेंड्रिकल शेप से ही हमको चीजें समझ में आ रही है। सिलेंडर की शेप बना दो, ठीक है ना भैया? ये लो जी, क्लियर बात समझ में? ये सिलेंडर बन गया और सिलेंडर की शेप यहां पर बनने वाली है, ठीक है? इसको आप लिख लेंगे व्हेन source of light is linear, then wavefront is called, क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से दो चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा और आपसे इंटेंसिटी पूछी जाएगी, है ना? तो एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल हो जाता है आर के, ठीक है? और इंटेंसिटी जो हो जाती है वो ए स्क्वायर की प्रोपोर्शनल रहेगी। ये बात याद रखना। कौन से वाले की बात कर रहे हैं? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये बात आप याद रखेंगे, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। यहां तक की बात में कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा। ये एम्पलीट्यूड हो गया और ये इंटेंसिटी हो गया। आपको बस ये एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ही याद रखने हैं, है ना? अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं के ऊपर बनेगा, इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए बच्चा, इसके बाद आ जाता है नंबर थर्ड पॉइंट और लास्ट का पॉइंट बच जाता है ये प्लेन, ठीक है? तो प्लेन वेवफ्रंट क्या होता है? When the source of light is very far, then the wavefront is called plane wavefront। आई बात समझ में? क्लियर बात समझ में? कहने का मतलब ये होगा, देखिए जरा, इस तरीके से शेप बनेगी। आगे बात समझ में? क्लियर बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से तीन शेप रखी हुई है अलग अलग, ठीक? जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट, फर्स्ट और यहां से निकलेंगे फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट और यहां से निकलेंगे फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट और यहां से निकलेंगे फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट और यहां से निकलेंगे फर्स्ट। क्लियर बात समझ? ये तीनों के तीनों इसके पीछे से स्टार्ट हो रही है
और खुल करके यहाँ से निकल रही है। और यहाँ पर ध्यान रखना इंटेंसिटी जो होगी वो भी आर के प्रोपोर्शनल होगी, समझ में आ रही है बात। और जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी आर के प्रोपोर्शनल होगा। ये दोनों बातें एग्जैक्ट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी, याद रखेंगे आप, प्लेन वेव फ्रंट की। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए जल्दी यार। तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट आपको समझ में आया। क्या क्या बताया, स्फेरिकल वेव फ्रंट बताया, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बताया और प्लेन वेव फ्रंट बताया। समझ में आ रही है। और ये तीनों बातें आप याद रखेंगे, समझ में आ रही है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी, नेक्स्ट क्लास में आना ना भूलिए। हाइगेन्स से रिलेटेड डेरिवेशंस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। और मेरा वादा है कंप्लीट सिलेबस आपका टाइम से बहुत पहले हो जाएगा, साथ में विद सैंपल पेपर प्लस पीवाईक्यूज भी और असेसमेंट रीजंस एमसीक्यूज सब कुछ भंडार आपको यहाँ पर मिलेगा। बस वादा है बने रहेंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों तक मेरी बातें जरूर पहुंचाएंगे। और दोस्तों अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपनी परिवार का ध्यान रखिए, अपनी स्टडी का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए और उसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ का, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के बाद और कुछ नई ट्रिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।